अभी तक सफ़र करते हुए मुझे तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है और ये सफ़र मैंने शुरू किया था नोएडा से, और नोएडा से मैं आया था अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से ओमकारेश्वर, और अब मैं ओमकारेश्वर से वापस जाऊंगा नोएडा। तो अभी ओमकारेश्वर से चल के मैं आ गया महेश्वर, और महेश्वर से मैं आ गया हूँ कालाहांडी। कालाहांडी जो कि मांडू के पास है। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कालाहांडी में मैं अशोक जी से मिला, अशोक जी के दोस्तों से मिला, इसके अलावा उनके घर गया और वहाँ पे बहुत बढ़िया सा हमने नाश्ता किया और हम निकल गए मांडू घूमने के लिए। मांडू में अभी इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने आपको जामा मस्जिद दिखाई थी जो कि मांडू में बनी हुई है, और अब हम जा रहे हैं रानी रूपमती के महल को देखने के लिए। तो जो रानी का रूपमती का जो महल है उसको मैं नहीं दिखाऊंगा, वहाँ पे कोई और है वो उसको दिखाएंगे और बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी कहानी बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप जमे रहें, टिके रहें इस वीडियो में अंत तक। तो जैसा मैंने बताया था, रानी रूपमती के महल में पहुंचते ही हमें अशोक जी के एक दोस्त मिल गए जिनका नाम है राजकुमार, और ये जो हैं ASI के गाइड हैं, ऑथराइज गाइड हैं, यानी कि लाइसेंस और एजुकेटेड गाइड हैं। तो ये हमें रानी रूपमती का पूरा महल घुमाएंगे और दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे शॉर्टकट में मेन पार्ट। शॉर्टकट में तो मजा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, डिटेल में बता दीजिए। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आए ना? ये आपको तो ये राजकुमार जी हैं, यहाँ पे ASI के गाइड, ऑथराइज गाइड हैं, और ये हमें बताएंगे मांडू के रानी रूपमती के फोर्ट के बारे में। तो राजकुमार जी बताइए कुछ। तो सर अभी आप लोग ये देखेंगे जो विदाउट गाइड घूमते वो अलग अलग माइंड लगाते कि क्या चीज़ है। ओके। बट ये 60,000 लीटर का वाटर कलेक्शन टैंक है जिसको वाटर को रिजर्व करके रखते थे 12 महीने पानी पीने के लिए। अच्छा। जो सोल्जर इस बिल्डिंग पे रहते थे बाउंड्री वाल की सुरक्षा के लिए उनकी पानी पीने की फैसिलिटी है। क्योंकि अपन 1200 फीट ऊपर हाइट पे खड़े हैं, सी लेवल से 2400 फीट ऊपर। इतनी ऊपर हाइट पे ग्राउंड फ्लोर का पानी लाना संभव नहीं था क्योंकि ट्यूबवेल, मोटर पंप, पाइप, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वो रेन वाटर को स्टोर करके रखते थे 12 महीने पानी पीने के लिए। बट ये रेन वाटर यहाँ तक कैसे आएगा? आप लोग अंदर आइए। तो सर जितना भी रेनी सीजन का वाटर पूरी बिल्डिंग का छत का पानी छत के ऊपर आता था, और इस छत का स्लोप का डायरेक्शन सामने आप जो वॉल देख रहे हैं सेंटर में 4 स्टोन लगे हुए, वहां पर एक होल था जिसको गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। ओके। तो उसके जरिए पानी इस 5x5 के टैंक में आता था। तो इस 5x5 के टैंक में 5 प्रकार की छोटी मोटी रेत, बीच में कोयला, कम मात्रा में नमक और चूना डाल के इसको भर दिया जाता था जिससे पानी फिल्टर होके इस अंडरग्राउंड चैनल द्वारा उस टैंक में पानी जाता था, जिसको आज के लैंग्वेज में अपन बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसकी तकनीक अपन अब चालू कर रहे हैं। जबकि 10वीं शताब्दी के लोगों ने इसका आविष्कार किया था। वो लोग जो इसमें चूना डालते थे, चूना कैल्शियम की कमी दूर करता है जिससे पानी में सड़न नहीं होती है, और जो नमक डालते थे, नमक में एसिड अम्ल होता है जिससे पानी में कीड़ा नहीं होता है, और जो चारकोल होता है यानी कि कोयला, उसको आज भी एक्वागार्ड, आरओ वगैरह में यूज किया जाता है कार्बन के रूप में। वो पानी को फिल्ट्रेशन करता है और पानी की दुर्गंध को खत्म कर देता है। तो उस टैंक में पानी पीने योग्य रहता था, और जब भी इस टैंक में से पानी को निकालते थे किसी बर्तन में, तो एक कपड़े की देरी उसको छान लिया करते थे। तो ये बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर जो एल शेप में बना हुआ है, घोड़ों का अस्तबल रहा है, और इस बिल्डिंग को बनाने में जिस मटेरियल का यूज किया गया इसमें उड़द की दाल, गुड़, गोंद, सरेस, चूना, रेत और बिल पत्थर का फल जिसको बेल कहते हैं, उसके मिश्रण से बिल्डिंग बनाया गया। क्योंकि जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। और आप जो फर्श देख रहे हैं इसको 2004 में कंक्रीट किया गया। उसके पहले कच्चा था क्योंकि घोड़ों का अस्तबल था तो उसको कच्चा ही रखा जाता है। जो सीमेंट होता है वो 100 साल बाद मिट्टी बन के गिरना चालू जाता है, और जो मटेरियल मैंने आप लोग को बताया वो 100 साल बाद स्टोन होता है, स्टोन बन जाता है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। 10वीं शताब्दी का बना बिल्डिंग और अभी 21वीं चल रही है, यानी 1100 साल रनिंग चल रहे हैं। आइए अपनी साइड से ऊपर चलेंगे। तो अभी हैं हम रानी रूपमती के महल में और ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। साथ में हमारे राजकुमार जी जो कि ASI के गाइड हैं, और बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत नई और इंटरेस्टिंग जानकारी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर आप भी देखिए क्या क्या खास कुछ बता रहे हैं राजकुमार जी। ब्यूटीफुल क्वीन में 3 क्वीन सबसे ज्यादा खूबसूरत रही है। पहले नंबर पे आती चित्तौड़ की रानी पद्मावती, जब वो पान खाती थी तो पीक गले से नीचे उतरते हुए दिखाई देता था। सेकंड नंबर पे रानी रूपमती मांडू, और थर्ड नंबर पे बाजीराव मस्तानी पूना। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए टाइमिंग के अनुसार 1305 में पद्मावती, 1556 में रूपमती और 1732 में बाजीराव मस्तानी। बट इनमें ज्यादा खूबसूरत कौन है अपन नहीं कह सकते क्योंकि अपन ने देखा नहीं है। बट खूबसूरती के साथ साथ ये तीनों टैलेंटेड थी।
जो पद्मावती थी वो मास्टरमाइंड थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनके पति रतन सिंह को कैद कर लिया था तो उन्होंने बिना फाइट लड़े अपने पति को आजाद करवा दिया था। सेकंड, रानी रुक्मती एक बहुत टैलेंटेड गीतकार थी जो गीत गाती थी विदाउट रेनी सीजन में बारिश होने लग जाती थी। थर्ड, बाजीराव मस्तानी पूना एक डांसर के साथ साथ एक बहुत अच्छी फाइटर थी, बट वो एमपी की थी बुंदेलखंड। तो इस बिल्डिंग का जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था एल शेप में वो घोड़ों का अस्तबल था और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे सोल्जर रहते थे, क्योंकि यहाँ के जो 10वीं शताब्दी के राजा थे राजा भोज, उनकी रेसिडेंसी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर धार है, वहाँ पे थी और ये उनका आर्मी कैपिटल है। आर्मी यहाँ रखने का रीजन ये है कि पहले बाउंड्री में बना हुआ है तो निमाड़ साइड से कोई दुश्मन अटैक ना करे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे कुछ सोल्जर रहते थे। और सोल्जर यहाँ रखने का रीजन ये नहीं कहीं पे खाना पीना सोना रहना, वो ड्यूटी टाइम आते थे और ड्यूटी खत्म होने पे वापस अपने घर जाते थे, यानी कि शिफ्ट चेंज होती थी। तो जो सोल्जर यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते थे, आप ये स्टोन देखेंगे कोने में, इस तरफ देखिए, ये उनकी दीपक रखने की फैसिलिटी जो आपको इसी वॉल पे दिखाई देती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हवा और पानी का डायरेक्शन इस साइड से रहता है तो दीपक बुझे नहीं। यहाँ पे मसाल का यूज नहीं होता था, अगर मसाल का यूज करेंगे तो रोशनी ज्यादा होगी जिससे दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए दीपक ही लगाए जाते थे। और इसको ओपन डोर इसलिए बनाया गया कि बाई चांस अगर कोई दुश्मन इस पर अटैक करे तो यहाँ पर रहने वाले सोल्जर किसी भी रूट से बाहर निकल के उनका सामना कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का ऊपर जाने का रूट है जिसको गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है, तभी अपन ऊपर नहीं जा पाएंगे, बट इसी डायरेक्शन से रानी रुक्मती ऊपर जाके नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी। दर्शन कैसे होते थे मैं आप लोग को इस साइड समझूंगा, इस साइड आएंगे। उसका एक रीजन है, कोविड-19 हुआ था ना, तो सोशल डिस्टेंस के लिए इसको ब्लॉक कर दिया था तो काफी विवाद भी होते थे। पंकज भाई, मेरी पोस्टर देखी मैं एक दीप स्तंभ पे हूँ, हाँ, नर्मदा किनारे, वो हाँ वो दिया जलता था, रानी रुक्मती उसकी सीट में देखती थी। अच्छा, देखो ये नीचे देखिए सर, आप लोग जो अभी वाटर बॉडी देख रहे हैं, हाँ। ये सब रेनी सीजन के लेके ये समर में खत्म हो जाते हैं, नर्मदा रिवर नहीं है। नर्मदा रिवर इस डायरेक्शन में यहाँ से 45 किलोमीटर बाई रूट महेश्वर है, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ। अपन जो ऊपर टावर में से देखते हैं तो बाई या 20 किलोमीटर पड़ता है। महेश्वर के अंदर एक शस्त्र धारा करके नर्मदा नदी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका रिफ्लेक्शन आता है सुबह मॉर्निंग में। तो रानी रुक्मती इस टावर के अंदर खड़े होकर इस डायरेक्शन में नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी, जो महेश्वर से लगा के धर्मपुरी तक एक हल्की सी सिल्वर लाइनिंग बनती है, जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लगा के 7 बजे के बीच में जब सनराइजिंग होता है तो सूरज की शीतल किरणें जैसी जल पे गिरती है, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद में सनलाइट जैसी रिवर पे गिरेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। ये सुबह 5 से 7 के बीच में होता है। उसके बाद जब दिन बढ़ना चालू होता है और सूरज ऊपर की तरफ उठता है तो ये क्लाउड हो जाता है और दिखाई देना बंद हो जाती है। और ये क्लाउड क्यों होता है उसका एक कारण है, जो इस बिल्डिंग की लास्ट वाली वॉल है ये मालवा की लास्ट बाउंड्री, जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, भोपाल, रतलाम, देखिए इधर ये मालवा प्लेटू है, मालवा का पठार आप लोग को उबड़ खाबड़ दिखाई देगा बट क्लीन दिखाई देगा। इधर देखिए बैक साइड, ये निमाड़ वैली है, खरगोन क्षेत्र, महेश्वर, मंडलेश्वर, कारेश्वर, खंडवा, बुरहानपुर, ये सब निमाड़ वैली में आता है, जहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से 12 महीने क्लाउड रहता है। बस मॉर्निंग टाइम में ही नर्मदा रिवर के दर्शन होना संभव है, तभी आप लोग को नर्मदा रिवर के दर्शन नहीं होंगे। ठीक, आप लोग थोड़ा इस साइड आएंगे। एयर वेंटिलेशन। देखिए आप ये स्टोन की बाउंड्री देख रहे हैं, हाँ, हाँ। वो पेड़ के वहाँ से बाउंड्री नीचे टर्न हो गया, वहाँ पे नीचे देखिए, और ऐसे यू टर्न में वापस टर्न हुआ है। इधर देखिए खेत के लास्ट कोने में पेड़ पौधे के साथ में आपको स्टोन की बाउंड्री दिखाई देगी, जो पहाड़ के ऊपर जा रही है, उस पहाड़ से उस पहाड़ पे टर्न हो गई है। हाँ। यहाँ पे देखिए वो बड़े पेड़ के वहाँ पे आपको स्टोन की बाउंड्री दिखाई देगी। हाँ। ये मांडू फोर्ट की बाउंड्री वॉल है, जो भंगी दरवाजे से स्टार्ट होता है और राउंड फिगर में ऐसे घूम के आप इस भंगी दूरी को टच करता है, जो 72 किलोमीटर का दायरा बनता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहलाता है। और इसी फोर्ट के अंदर पूरा मांडू बसा हुआ है, और ये फोर्ट विंध्याचल पर्वत के ऊपर बना हुआ है। विंध्याचल पर्वत की 7 श्रृंखला होती है, सासाराम से स्टार्ट होता है और छोटे उदयपुर गुजरात में जाके दी एंड होता है। बट ये लास्ट वाली श्रृंखला है जो मांडू से स्टार्ट होती है और छोटे उदयपुर गुजरात में जाके दी एंड हो जाती है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इन नदियों को जितना महत्व दिया गया उससे लाखों गुना नर्मदा रिवर का माना गया है। और हिंदुस्तान की जितनी भी नदी है सब बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन 5 नदी का डायरेक्शन पूरब से लगा के पश्चिम की ओर है, जिसमें से 4 नदी अरब सागर में जाती है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। और जो लूनी है वो कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है।
और इन सब नदियों में नर्मदा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो नर्मदा अमरकंटक से स्टार्ट होती है और गुजरात के बड़ू सागर में जाके एंड हो जाती है। तो इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 10वीं शताब्दी का है, परमार राजा भोज ने बनवाया था। और जब 1556 में बाज बहादुर आते हैं तो 48 आवर्स में ये 2 टावर बनवाते हैं। जब से इस बिल्डिंग का नाम हो गया रूपमती पवेलियन। पवेलियन मतलब मंडप। तो वो एक टावर से खड़े होकर नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी और दूसरे टावर से खड़े होकर सिटी का नजारा। तो रानी रूपमती जब जहाज महल से आती थी, वो आप पानी की टंकी देख रहे हैं, हाँ, उसके पीछे जो व्हाइट वाला टावर दिख रहा है, हाँ, वो जामी मस्जिद के पीछे बना हुसैन शाह का मकबरा है। उसी को देख के आगरा का ताजमहल बनाया गया है, क्योंकि मार्बल की फर्स्ट टाइम की कारीगरी ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम मांडू में हुई। उसके बाद में दूसरी जगह अलग अलग ढंग से बनना स्टार्ट हुए हैं। तो उसके 200 साल बाद ताजमहल बना है। वो जिस उस्ताद हिमन ने ताजमहल बनवाया था, जिसके बाद में हाथ काट दिए थे, ताजमहल बनाने से पहले मांडू में आते हुसैन शाह के मकबरे की कॉपी करते हैं, हैदराबाद जाते चार मीनार की कॉपी करते हैं। मांडू का हुसैन शाह का मकबरा सेंटर में, हैदराबाद के चार मीनार चारों कोने पे, ताजमहल रेडी। और ताजमहल बनने वाला था बुरहानपुर में, बट ताप्ती नदी की नमी की वजह से उसको आगरा में बनाया गया है। लेकिन ओरिजिनल मुमताज की कब्र आज भी बुरहानपुर में है। तो जामी मस्जिद के बैक साइड में है जहाज महल। तो रानी रुकमती जब जहाज महल से घोड़ा गाड़ी पालकी द्वारा आती थी नर्मदा रिवर के दर्शन करने के लिए, तो उनका स्टापर यहाँ पे नीचे होता था। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी पालकी रुकेगा, यहाँ से उनको पैदल चलना है। तो इसके अंदर से एक अंडरग्राउंड रास्ता है, जो आप लाइन से 5 फिल्ट्रेशन देख रहे हो, जो लास्ट में जाके ओपन होता है। इसी रास्ते से रानी रुकमती ऊपर आती थी नर्मदा रिवर के दर्शन करने के बाद में वापिस इसी डायरेक्शन से नीचे उतरना, घोड़ा गाड़ी पालकी में बैठना। ये नीचे बाज बहादुर का पैलेस है। इसे 1508 में नासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बट जब 1556 में बाज बहादुर आते हैं तो इस पैलेस को अपना नाम देते हैं। तो बाज बहादुर ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनकी बेगम के साथ में इस पैलेस में रहा करते थे। रानी रुकमती नर्मदा रिवर के दर्शन करने के बाद में उस पैलेस में जाके उनको कुछ क्लासिकल गीत सुनाती थी। तो उस पैलेस की एक खासियत है, जो राइट साइड वाला टावर है उसके नीचे एक रूम बना हुआ है, उसमें बैठ के अगर कोई गीत गाए और बाकी सब अलग अलग बेडरूम में आराम भी करे, तो उनको ऐसा लगेगा जैसे यहीं पे बैठ के कोई गीत गा रहा है। तो उस महल को संगीत महल भी कहते हैं। उसी के अंदर रानी रुकमती और संगीत सम्राट तानसेन का संगीत कंपटीशन हुआ था, जिसमें रानी रुकमती ने तानसेन को हरा दिया था। अभी आप लोग जिस बिल्डिंग को विजिट करने आए हैं, इसे रुकमती पवेलियन कहा जाता है, रुकमती मंडप। बट रानी रुकमती यहाँ रहती नहीं थी। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर आगे जहाज महल है। जहाज महल के अंदर एक शाही परिसर नाम की बिल्डिंग है, जिसे रॉयल पैलेस कहते हैं। उसके अंदर रानी रुकमती रहा करती थी। रोज ना घोड़ा गाड़ी पालकी द्वारा आना, ऊपर से नर्मदा रिवर के दर्शन करना, और दर्शन करके जब वापस रिटर्न जाती थी, नीचे बाज बहादुर पैलेस है, वहां पे जाकर उनको कुछ क्लासिकल गीत सुनाना और वापस जहाज महल में चले आना। बट इस बिल्डिंग को 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनवाया था, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो इस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, अभी अपन चल के देखेंगे, ये एल शेप में बना हुआ है। ये घोड़ों का अस्तबल था, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे और फर्स्ट फ्लोर पे सोल्जर रहते थे। इस बिल्डिंग को बनाने का रीजन ये रहा है कि एमपी को 2 भागों में बांटा गया, यहाँ से मालवा और निमाड़। तो मालवा की लास्ट बाउंड्री में बना हुआ है, इसके बैक साइड निमाड़ वैली। निमाड़ वैली से 1200 फीट ऊपर हाइट पे हैं अपन। दुश्मन कहीं से भी अटैक करे तो यहाँ से दिखाई दे, क्योंकि ये मांडू की टॉप लेवल की जगह है। मांडू बैकग्राउंड का एरिया है 48 माइल यानी कि 72 किलोमीटर। आप लोग शायद आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा ऐसे क्रॉस करके आए होंगे। तो मांडू फोर्ट की जो बाउंड्री है वो भंगी दरवाजे से स्टार्ट होती है और राउंड फिगर घूम के वापस भंगी दरवाजे को टच करती है, जो 72 किलोमीटर का दायरा बनता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहलाता है। उस समय यहाँ पे 3,03,000 इमारतें रही है और 9 लाख की जनसंख्या इस पूरे मांडू एरिया में। हाँ, उसके बाद में सेकंड नंबर आता है बसरा का, जो इराक का एक शहर है, वहां की आबादी 5 लाख थी। और थर्ड नंबर पे आता है दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या 3 लाख थी। आप लोगों ने शायद राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। राजा विक्रमादित्य के समय में पूरे भारतवर्ष की राजधानी उज्जैन रही है, अवंतिका। और राजा भोज के समय में धार और मांडू। तो धार और मांडू का ऐसे नाम था कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ बसने आता था तो उसे हर घर से एक सोने का सिक्का और एक पत्थर यानी कि स्टोन दिया जाता था मकान बनाने के लिए। तो यहाँ की जनसंख्या हो गई थी 9 लाख की। अब रानी रुकमती और बाज बहादुर का इतिहास है 1556 का, यानी 8वीं शताब्दी से लगा के 13वीं शताब्दी तक हिंदू राजा रहे परमार, जिसमें मेन राजा मुंज, सिंधुराज और राजा भोज। 1305 में फर्स्ट मोहम्मदन अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बट खिलजी की सोच ज्यादा थी, इसलिए मालवा एरिया छोड़ के राजस्थान एरिया में जाते हैं, जहाँ पे चित्तौड़ की रानी पद्मावती का किस्सा बनता है। तो दिलावर खां गोरी को मांडू में पॉइंट करते हैं। तो 1310 में दिलावर खां गोरी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 1405 में हुसैन शाह गोरी आते हैं, 1440 में मोहम्मद गोरी, और 1454 में खिलजी रिटर्न, महमूद खिलजी। 1469 में गयासुद्दीन खिलजी, 1508 में नासुद्दीन खिलजी और 1556 में मुगल अकबर। 1616 में जहांगीर, 1668 में औरंगजेब और 1732 में बाजीराव पेशवा, जिन्होंने सारे मराठों के साथ मिलकर मुगलों को हराया और 6 स्टेट बनाई।
धार दिया पंवारों को। जो यहाँ के परमार थे जब यहाँ से गए वो रिटर्न आए तो पंवार बन के आए। तो धार दिया पंवार को, इंदौर होलकर को, ग्वालियर सिंधिया को, नागपुर भोसले को, बड़ौदा गायकवाड़ को और पूर्णा पेशवा जी ने रखा। तो रानी रुकमती और बाज बहादुर का इतिहास 1556 का है, जब मुगल पीरियड था, पूरे हिंदुस्तान में अकबर का शासन था। तो बैरम खान अकबर के एक सेनापति थे। बैरम खान द्वारा बाज बहादुर को मांडू में लाया जाता है, पूरे मालवा का सूबेदार बनाया जाता है मालवा की सुरक्षा के लिए। तो जब बाज बहादुर मांडू में आते हैं, जो नीचे बाज बहादुर का पैलेस है उसे 1508 में नासिरुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बट जब 1556 में बाज बहादुर आते हैं तो उस पैलेस को अपना नाम देते हैं। तो बाज बहादुर एक मोमेडियन शासक थे, उनका रियल नेम था वाजिद खां। बट वो दुश्मन पर जब अटैक करते थे तो उनकी लड़ने की शैली इतनी आक्रमणकारी होती थी, एक ईगल की तरह फाइट करते थे, बाज की तरह। तो अकबर ने उनको टाइटल नेम दिया था बाज बहादुर, जब से वो बाज बहादुर नाम से जाने जाते हैं। तो बाज बहादुर में 2 शौक रहे हैं, एक संगीत और एक शिकार। रानी रुकमती डायरेक्शन में यहाँ से 27 किलोमीटर दूर धर्मपुरी है, जो नर्मदा रिवर के किनारे एक छोटा विलेज है। अभी रनिंग कंडीशन में तहसील पैलेस है। वहाँ के जमींदार थान सिंह की बेटी रानी रुकमती। रानी रुकमती का बचपन से ऐसा नेम था कि वो जब तक नर्मदा रिवर की दर्शन नहीं करती थी तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करती थी। वो काफी खूबसूरत थी, उनको हर तरह के क्लासिकल गीत आते थे, हर तरह के गीतों में काफी माहिर थी। बट उनकी शादी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चंदेरी के राजा मानसिंह के साथ होती है, गुना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि एमपी में लगता है, जिसको आजकल अशोकनगर कहा जाता है। 500 किलोमीटर दूर की दूरियां होने की वजह से रानी रुकमती को नर्मदा रिवर के दर्शन नहीं होते थे, तो उनको भूखे प्यासे रहना पड़ता था। इसी कारणवश मानसिंह को ज्यादा याचनाएं नहीं देना चाहते थे कि कब तक भूखी प्यासी रोगी, इससे अच्छा अपने माता पिता के घर लौट जाओ। तो उनका त्याग कर देते और उनको धर्मपुरी वापिस छोड़ देते हैं। अब रानी रुकमती का डेली का नियम रहता है धर्मपुरी में फर्स्ट टाइम नर्मदा रिवर के दर्शन करना, फिर अपने माता पिता की सेवा करना। फिर धर्मपुरी में एक नागेश्वर मंदिर है, जहाँ पर बैठ के अपना संगीत का अभ्यास क्या करती थी। एक दिन सुल्तान बाज बहादुर शिकार खेलने निकलते हैं, तो शिकार का पीछा करते हुए धर्मपुरी चले आते हैं। तो इनके सोल्जर द्वारा इनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक रुकमती नाम की लेडीज है जो बहुत अच्छा गीत जानती है। तो ये उनके दरबार में जाते हैं, रानी रुकमती के गीतों को सुनते हैं। कहा जाता है कि इनके गीत सुनने का सिलसिला क्रम 1 साल तक चलता रहा। डेली मांडू से धर्मपुरी आना, उनके गीतों को सुनना और रिटर्न मांडू आना। बट एक बार रानी रुकमती राग मेघ मल्हार गीत गा रही थी। राग मेघ मल्हार की कंडीशन है कि विदाउट रेनी सीजन में गाने से ही बारिश होने लगती है। तो रानी रुकमती जब राग मेघ मल्हार गीत गा रही थी जिससे बारिश होने लगी, यह देख के सुल्तान बाज बहादुर काफी इंप्रेस होते हैं और रानी रुकमती को ऑफर करते हैं कि आपको संगीत के लिए हमारे साथ मांडू चलना पड़ेगा। तो रानी रुकमती एक शर्त रखती है कि सुल्तान मालवा, हम आपके साथ मांडू चलने को तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जब तक हम नर्मदा रिवर के दर्शन नहीं करते हैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं, और अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो सुल्तान बाज बहादुर बोलते ठीक है, इस बात की व्यवस्था हम करवाएंगे। तो रानी रुकमती को वादा करके मांडू लाया जाता है। 48 घंटे शाही परिसर जहाज में रानी रुकमती भूखी प्यासी रहती है, और 48 घंटे के दौरान इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे 2 टावर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को रानी रुकमती पवेलियन कहा जाता है, रानी रुकमती मंडप, जहाँ से रानी रुकमती प्रतिदिन नर्मदा रिवर की दर्शन क्या करती थी। बेसिकली ये पहले आर्मी हेडक्वार्टर रहा है, सोल्जर वॉच टावर, और जितने भी रूलर आए हैं सब ने इसको आर्मी हेडक्वार्टर के रूप में ही यूज किया है, क्योंकि पैलेस बाउंड्री पे बना हुआ है। बाद में बाज बहादुर अकबर से बगावत कर लेते हैं, अपने आप को यहाँ का इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर देते हैं। इस बात से नाराज होके अकबर आदम खां को मालवा अटैक के लिए पहुंचाते हैं। बाज बहादुर आदम खां में युद्ध होता है। युद्ध के दौरान बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। आदम खां रानी रुकमती को परेशान करने की कोशिश करता है, तो वो डायमंड सुसाइड कर लेती है। रानी रुकमती, हाँ, हीरे को निगल जाती है, जिससे पाजू नहीं आता, उनकी डेथ हो जाती है। इस बात से घबरा के आदम खां रानी रुकमती की डेड बॉडी को लेकर आगरा की तरफ निकलता है, पर रास्ते में सहारनपुर आता है, उज्जैन मक्सी रोड पे, एमपी में लगता है, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे जाते जाते रानी रुकमती की डेड बॉडी खराब होने लगती है, तो वहीं पे काली सी नदी के किनारे वो रानी रुकमती को दफना देता है। बाद में जब बाज बहादुर को खबर मिलती कि रानी रुकमती नहीं रही है, तो अकबर के शरण में जाते हैं। अकबर उनको माफ कर देते, क्योंकि बाज बहादुर एक बहुत अच्छे सिंगर थे, तो उनको अपना दास बना के रख लेते हैं। जब बाज बहादुर की मृत्यु होती है, तो अकबर द्वारा उनको बाइज्जत रानी रुकमती की समाधि के पास में सहारनपुर में कालीसी नदी के किनारे दफनाया गया है, ताकि संगीत की वजह से इन दोनों का नाम अमर रहे। तो आज भी सहारनपुर में कालीसी नदी के किनारे एक तरफ रानी रुकमती की समाधि, दूसरी तरफ बाज बहादुर का मकबरा बना हुआ है। इनमें ना तो कोई लव स्टोरी थी, ना कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, खाली एक संगीत कला का प्रेम था। खाली एक संगीत प्रेम की वजह से इन दोनों का नाम जाना जाता है, क्योंकि बाज बहादुर एक बहुत अच्छे सिंगर थे, बट रानी रुकमती उनसे कहीं ज्यादा बेटर थी। तो उनसे गीत सीखने के पर्पज से मांडू में लेके आते हैं। बाज बहादुर नीचे वाले पैलेस में रहा करते थे और रानी रुकमती जहाज में।
तो ये दो कलाकारों का आपसी संबंध था, इसमें दोनों कोई की- इसकी लव स्टोरी नहीं थी। दोनों की मेजोरिटी एक ही थी, दोनों बहुत अच्छे सिंगर थे, बट आजकल क्या होता है कि एक लेडीज और जेंट्स की जहाँ दोस्ती की बात आती है वहाँ पे कुछ ना कुछ नया नाम लव दे स्टोरी दिया जोड़ जाता दी है। जाती है। एक मूवी आया था जिसका एक बहुत फेमस गाना था आलोट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते मेरा सुना पड़ा रे संगीत। पिक्चर का नाम था रानी रूपमती, जो इसी कैरेक्टर पे फिल्माई गई मूवी थी जिसमें नीरूप राय और भारत भूषण थे, जो नीचे बाज बहादुर का पैलेस है, उसी के अंदर फिल्माया गया था। इस गाने को जब से मांडू हाईलाइट हो गया और लोगों ने रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी बना दी, जो कि है नहीं, उसका कोई एविडेंस भी नहीं है। ओके, तो फाइनली इस तरीके से हमने रानी रूपमती का फोर्ट देखा। राजकुमार जी ने बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, और ये फ़ायदा होता है जब आप किसी प्रेस वाले के साथ, मीडिया वाले के साथ आप घूमने के लिए जाते हैं। तो हमारे ही अशोक जी और उनके साथ महेश जी मीडिया वाले हैं दैनिक भास्कर से, तो उनके साथ ही मैं यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी कुछ मालूम चला। मेरे पीछे आप देख रहे हैं रानी रूपमती का फोर्ट। तो महेश जी, थैंक यू रूपमती का फोर्ट घुमाने के लिए, और आपके बदौलत हमने जो है बहुत अच्छी तरह डिटेल में काफ़ी कुछ नई चीज़ मालूम चली। जनरली क्या होता है कि ये सब चीज़ें मालूम चलती नहीं हैं। सही बात। हमें ख्याल से आपको भी नहीं पता होगा इसमें से बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो यार गाइड के पास हमेशा स्टोरी इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ नया होता है, पर काफ़ी डिटेल में और बड़े इत्मीनान से बताया उन्होंने, टाइम लगे। चलिए चलते हैं वापस। अब वापस जाते हैं, लंच करेंगे जिसमें कि हम दाल पानिया खाएंगे। वो दिखाऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। तो इस तरीके से हमने रानी रूपमती का पूरा महल बहुत डिटेल में देखा है। और अगर आप भी कभी मांडू घूमने जाएं और इस जगह को घूमें तो आप राजकुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप नंबर लेके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में और देखते हैं और क्या है मांडू में।